इज़राइल और फ़िलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन के बीच का जो विवाद है वो पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है और शायद इसी वजह से पूरे देश की इस पर नज़र तब तक नहीं पड़ती जब तक इन दोनों देशों के बीच का झगड़ा उग्र रूप नहीं ले लेता, जैसा कि इस बार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुभा और आप सभी का नवयुग संदेश में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में अब ऐसा क्या और क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। सबसे पहले हमें जेरूसलम, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र रहने वाला है, इस जगह के बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जेरूसलम, जिसे इज़राइल अब अपनी कैपिटल सिटी बताता है, ये 3 धर्मों के लोगों के लिए यानी क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है ये जगह। अगर हम बात करें जेरूसलम के बारे में, तो यहाँ पर वेस्टर्न वॉल है जिसे ज्यूज़ अपने धर्म की सबसे पवित्र जगह मानते हैं, और जेरूसलम में ही अल अक्सा मॉस्क है और डोम ऑफ द रॉक है, जो कि मुस्लिम धर्म वाले लोगों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। ये विवाद लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इतिहास में आप जितना पीछे जाएंगे, आपको उतनी जानकारी मिलेगी या फिर ऐसी घटना के बारे में पता चलेगा जिससे आप आज की तस्वीर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पर हम शुरुआत करते हैं साल 1920 यानी 1920 से, जब वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है और इस पूरे रीजन, जिसको उस समय फ़िलिस्तीन के नाम से जानते थे, इस पूरे फ़िलिस्तीन के रीजन पर ब्रिटिशर्स का राज हो जाता है, ब्रिटिशर की कॉलोनी बन जाती है। उस दौरान फ़िलिस्तीन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन अरब्स की थी और माइनॉरिटी पॉपुलेशन जूस की थी। आने वाले 20 सालों में यानी 1920 से 1940 के बीच में कई जगहों से जूस ने यहाँ पे माइग्रेट किया, और ख़ासकर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हुए हॉलोकास्ट के बाद, जब लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा ज्यूज़ लोग मारे गए थे। उस समय के बाद से यहाँ पे ज्यूज़ का माइग्रेशन बढ़ता गया और साथ ही इस जगह पर ज्यूज़ की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, और इसकी वजह से इस फ़िलिस्तीन के पूरे रीजन में अरब्स और ज्यूज़ के बीच में वॉयलेंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और बढ़ता गया। फ़िलिस्तीन में हो रहे विवाद को देखते हुए 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि फ़िलिस्तीन को अरब और ज्यूज़ स्टेट्स में बांटना ज़रूरी है, और इस बात पर ज्यूज़ लीडर्स अग्री कर गए, यानी उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। पर उसी के साथ अरब लीडर्स ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। 1948 वो साल होता है जब ब्रिटिशर्स फ़िलिस्तीन को इस हालत में छोड़ के चले जाते हैं, इन विवादों के बीच में छोड़ के चले जाते हैं जब कोई सल्यूशन नहीं निकल पाता, और इसी साल एक नए देश का जन्म होता है जिसको ज्यूज़ लीडर्स इज़राइल का नाम देते हैं। और इसी के साथ अरब नेशंस और अरब लीडर्स ने एक जंग शुरू करी इज़राइल के खिलाफ, और ये जंग लगभग 1 साल तक चलती है और 1949 में एक सीज़ फायर में ख़त्म होती है। 1949 के सीज़ फायर के बाद इज़राइल ने फ़िलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया, जहां पर जूइश पॉपुलेशन सेटल हुई, और इसी के साथ फ़िलिस्तीन के 2 हिस्से यहाँ के पड़ोसी देशों के कंट्रोल में आ गए, जिसमें जॉर्डन ने वेस्ट बैंक का हिस्सा अपने कंट्रोल में लिया और इजिप्ट ने गाज़ा नाम का जो हिस्सा था उसे अपने कंट्रोल में लिया। इसी के साथ जेरूसलम, जो कि इन सभी विवादों का केंद्र बना हुआ था, उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जहाँ पे वेस्ट जेरूसलम इज़राइल के कंट्रोल में आया, वहीं पे ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन के कंट्रोल में आया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़िलिस्तीनी आबादी, जो कि ज्यूज़ आबादी से ज़्यादा थी, वो इन 2 हिस्सों में सेटल होती है, जो कि वेस्ट बैंक और गाज़ा वाला हिस्सा था, इसमें सेटल होती है, और ज्यूज़ आबादी होती है वो इज़राइल के हिस्से में सेटल होती है। और साथ ही में कोई भी पीस अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर हो रहे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होते हैं और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। आने वाले 20 सालों में यानी कि 1967 में एक बार फिर से वॉर होती है, जो कि इस विवाद को और गहरा बना देती है। 1967 में अरब देश मिलजुल के इज़राइल पर हमला करते हैं। ये वॉर 6 डे वॉर के नाम से फेमस है, और इस वॉर में इज़राइल को बड़ी जीत मिलती है, और इस
वॉर में इज़राइल ने जितने भी ये रीजन्स थे जैसे कि वेस्ट बैंक, गाज़ा, ईस्ट जेरूसलम, इन सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़िलिस्तीनी आबादी जो कि काफ़ी नंबरों में थी, मेजॉरिटी में थी, वो इन दोनों रीजन में और साथ ही में अगल-बगल के अरब देशों में सेटल होती है। यानी कि फ़िलिस्तीनी आबादी अब वेस्ट बैंक, गाज़ा और आसपास वाले अरब देशों में सेटल होती है और इसी के साथ ज्यूज़ आबादी इज़राइल के हिस्से में सेटल होती है। और इसी के साथ कोई भी पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई सालों से चलता आ रहा था वो ख़त्म नहीं होता है। आने वाले सालों में ऐसे कई कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते रहते हैं और 1967 के बाद वेस्ट बैंक में कई सारे ज्यूइश नेशनल भी जाके रहने लगते हैं, जो कि इस विवाद को और भी गहरा बना देते हैं आने वाले सालों में। और इसी के साथ 1990s में ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, जिसमें ये डिसाइड होता है कि वेस्ट बैंक का हिस्सा जहाँ पर पहले से ही फ़िलिस्तीनी यानी अरब लोग रह रहे थे और यहाँ पर 1967 के बाद कई सारे जूविश नेशनल भी अपना सेटलमेंट बना लेते हैं, वो वहाँ पे कॉलोनीज़ बना के रहने लगते हैं। 1990s के ओस्लो अकॉर्ड में बात ये हुई थी कि वेस्ट बैंक के हिस्सों को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया था और इस तरीके से डिवाइड किया गया था जिससे इस रीजन को इज़राइल गवर्नमेंट और वेस्ट बैंक पर गवर्न करने वाली पीएलओ यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिल के इस एरिया को गवर्न कर पाए। और 2005 के बाद गाज़ा में जहाँ पे इजरायली गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उस जगह पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कंट्रोल बना लिया जिसका नाम हमस है। अगर हम जेरूसलम की बात करें तो इज़राइल जेरूसलम को अपनी अनडिवाइडेड कैपिटल सिटी बताता है और वहीं पैलेस्टाइन यानी कि फ़िलिस्तीन इस बात को मानने से इनकार करता है। अगर हाल में हो रहे विवाद की हम बात करें तो इन सब की शुरुआत होती है 13 अप्रैल को, यानी रमज़ान के पहले दिन, जिस दिन इज़राइल में मेमोरियल डे भी मनाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब की शुरुआत तब हुई जब अल अक्सा मॉस्क में इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स घुस जाते हैं रमज़ान के पहले दिन और वहाँ पे जो भी अटेंडेंट्स थे उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। और इसी के साथ कुछ खबरें आई वेस्ट बैंक से, जहाँ जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 1967 के बाद कई सारे ज्यूइश नेशनल वेस्ट बैंक में जाके सेटल होने लगे और जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले फ़िलिस्तीनी लोगों और ज्यूइश नेशनल के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता रहता है। और हाल में कई सारी खबरें ये भी सामने आई कि वहाँ पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, जहाँ पे कई अरब फैमिलियों को उनका घर खाली करवाया जा रहा है। और इन सारी बातों को लेकर शुरुआत होती है इस विवाद की, जो कि अब काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और यहाँ पर गाज़ा से लगातार बमबारी हो रही है इज़राइल में और इज़राइल से भी इसका जवाबी कार्रवाई की जा रही है लगातार। इज़राइल और गाज़ा के बीच में हो रही लगातार एयर स्ट्राइक्स में कई लोग मारे जा चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग इस एयर स्ट्राइक्स में मारे जा चुके हैं अभी तक। और इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि कई सालों से चलता आ रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन भी ये चाह रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की मौत हो रही है। अगर हम इसराइल के स्टैंड के बारे में बात करें तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये उनका अधिकार है कि वो अपने देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करें और इसी वजह से वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं गाज़ा में, जहां पर मिलिटेंट ग्रुप हमस लगातार रॉकेट फायर कर रहा है इसराइल में। इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन अच्छे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है, साथ ही में उनके अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के राइट के भी सपोर्ट किया है। और इसी के साथ कई सारे यूरोपियन देश भी नेतन्याहू के सपोर्ट में सामने आए हैं, जिसे नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए शुक्रिया भी कहा है। पर इसी के साथ समय के बढ़ते हुए यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी चर्चा चल रही है और इसी के साथ जो बाइडेन ने पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अब्बास से भी बात करते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करने की बात कही है। हम बात करें कि इंडिया का इस पूरे विवाद पर क्या स्टैंड रहा है, तो अभी तक इंडिया ने ना ही इसराइल और ना ही
पैलेस्टाइन के खिलाफ विरोध दिखाया है और ना ही इन दोनों देशों के खिलाफ खुलकर अपना सपोर्ट दिखाया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन टी.एस. तिरुमूर्ति ने बहुत ही केयरफुली स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि जेरूसलम में जो भी होली स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि टेम्पल माउंट, वेस्टर्न वॉल या फिर अल अस्का मॉस्क, इन सभी का स्टेटस को चेंज नहीं किया जाना चाहिए और दोनों धर्मों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और साथ ही तिरुमूर्ति ने भी बोला है कि इस पूरे रीजन के जो स्टेटस को भी चेंज करने की यूनिलेटरली कोशिश नहीं की जानी चाहिए। पर इस ओपन डिबेट में तिरुमूर्ति ने गाज़ा से हो रहे एयर स्ट्राइक जो कि इजरायली सिविलियंस पे की जा रही हैं उसको उसके खिलाफ बोला है और उसको साफ शब्दों में कंडेम किया है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकली इंडिया का स्टैंड हमेशा प्रो पैलेस्टीन रहा है। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, इन सभी समय के दौरान इंडिया का स्टैंड हमेशा प्रो पैलेस्टीन रहा है। यहाँ तक कि 1948 में इंडिया इकलौता नॉन अरब देश था जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएन पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टाइन के खिलाफ वोट किया था। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।